दोस्तों, अब तुर्की को जवाब देने के लिए भारत मैदान में उतर चुका है और यह लड़ाई सिर्फ डिप्लोमेटिक मीटिंग्स या बयानों तक सीमित नहीं है। अब यह खेल समंदर में खेला जा रहा है, वहाँ जहाँ भारतीय नौसेना की ताकत दुनिया के किसी भी देश को झुका सकती है। जी हाँ, भारत अब भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी में अपने वॉरशिप्स और ब्रह्मोस मिसाइल की मौजूदगी दर्ज कर रहा है और ये वही जगह है जो तुर्की के पिछवाड़े में स्थित है, जहां अब भारत ने शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल यह वही तुर्की है जो बीते कुछ वर्षों से पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक बना बैठा था। कश्मीर से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक हर मंच पर तुर्की भारत के खिलाफ बोलता था। एर्दोगन की सरकार ने हमेशा भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को घेरने की साजिशें रची। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं, क्योंकि भारत आज का भारत है जो किसी भी देश की धमकियों या दोहरे रवैये से डरने वाला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने एक के बाद एक ऐसे रणनीतिक कदम उठाए हैं जिन्होंने तुर्की के दिल में डर बैठा दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सितंबर 2025 की, जब भारतीय नौसेना के वॉरशिप्स आईएनएस त्रिकंड और आईएनएस चेन्नई ने ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर मेडिटेरियन सी में संयुक्त युद्ध अभ्यास किया। यह वही इलाका है जहां तुर्की की नेवी सक्रिय रहती है और जहां तुर्की खुद को क्षेत्रीय ताकत मानता था। लेकिन जब भारतीय वॉरशिप्स वहां पहुंची, तब अंकारा यानी तुर्की की राजधानी में हड़कंप मच गया, क्योंकि भारत का ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया के साथ बनता गठबंधन तुर्की के चारों तरफ आग की दीवार खड़ी कर रहा है। ये वही तीन देश हैं जिनसे तुर्की की दुश्मनी दशकों पुरानी है। ग्रीस के साथ उसका विवाद एजियन सागर और साइप्रस के विभाजन को लेकर है और आर्मेनिया के साथ झगड़ा नागोर्नो काराबाग को लेकर। और अब जब इन तीनों देशों के साथ भारत खुले तौर पर डिफेंस पार्टनरशिप बना रहा है, तो तुर्की के लिए यह किसी भूचाल से कम नहीं है। भारत ने इस साल अप्रैल में आर्मेनिया के साथ एक बड़े डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन किया। 2025 में पीएम मोदी जी साइप्रस पहुंचे और वहां के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडियोलाइड्स के साथ 5 साल की डिफेंस साझेदारी की घोषणा की। इसी दौरान भारत ने ग्रीस के साथ नौसेना और मिसाइल सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। यानी भारत अब तुर्की के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना रहा है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि तुर्की क्यों घबरा रहा है। असल में इसकी वजह है भारत की ब्रह्मोस मिसाइल। खबरों के मुताबिक भारत ने अब अपनी ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम को ग्रीस और साइप्रस के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। यानी अब ये मिसाइलें तुर्की की सीमा से कुछ ही दूरी पर हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 4500 किलोमीटर से अधिक बताई जा रही है। इस मिसाइल की रफ्तार और सटीकता इतनी घातक है कि यह किसी भी नेवी बेस, एयर बेस या मिसाइल सिस्टम को मिनटों में तबाह कर सकती है। और दोस्तों, यही वजह है कि तुर्की अब पैनिक मोड में जा चुका है। तस्वीर को समझने के लिए एक बार मैप पर नजर डालिए। भारत से हजारों किलोमीटर दूर तुर्की के पश्चिम में स्थित ग्रीस और साइप्रस अब भारत के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। तुर्की के नीचे साइप्रस और बाएं तरफ ग्रीस है। ये दोनों देश मिलकर तुर्की को भूमध्य सागर में रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तुर्की इन पर दबाव डालता था, लेकिन अब हालात उलट चुके हैं, क्योंकि भारत इन दोनों के साथ खड़ा है। और जब भारत अपने वॉरशिप्स को यहाँ भेजता है, तो इसका संदेश साफ होता है। भारत अब सिर्फ हिंद महासागर तक सीमित नहीं, बल्कि ग्लोबल नेवी पावर बन चुका है। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली झटका तुर्की को तब लगा जब रूस ने उससे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम वापस मांग लिया। यह वही सिस्टम है जो तुर्की ने कुछ साल पहले रूस से खरीदा था और जिसकी वजह से अमेरिका ने तुर्की को अपने F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था। लेकिन अब रूस ने S-400 को वापस लेकर भारत को देने का फैसला किया है। यानी रूस ने भी साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता भारत है, न कि वो तुर्की जो अब अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया है। अब जरा सोचो, तुर्की जो खुद को नाटो का अहम सदस्य बताता था,
आज उसी तुर्की को नाटो में कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। अमेरिका और यूरोप दोनों ही उसे अविश्वसनीय पार्टनर मानते हैं। वहीं रूस अब उसे भरोसे लायक नहीं समझता। यानी तुर्की की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसे कोई अपना नहीं मान रहा, और इस पूरी स्थिति का फायदा उठा रहा है हमारा भारत, क्योंकि भारत ने न सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती की है, बल्कि ग्रीस को लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल देने का इनफॉर्मल वादा भी किया है। यह मिसाइल ग्रीस को तुर्की के खिलाफ स्ट्रेटेजिक बढ़त देगी और साथ ही भारत के लिए यूरोप में एक नया हथियार बाजार भी खोलेगी। दोस्तों, भारत की यह रणनीति दोहरी है। एक तरफ सैन्य दबदबा और दूसरी तरफ आर्थिक फायदा। ग्रीस, साइप्रस और आर्मेनिया तीनों भारत से ब्रह्मोस, आकाश और पिनाका जैसे सिस्टम खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यानी भारत न सिर्फ तुर्की को घेर रहा है, बल्कि अपने रक्षा उद्योग को भी ग्लोबल लेवल पर बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर तुर्की की हालत पतली हो जा रही है। बताया जा रहा है कि एर्दोगन अब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से मदद की भीख मांग रहे हैं कि किसी तरह इजराइल के हमले रुक जाएं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अब तुर्की को डर सता रहा है कि इजराइल उसका अगला निशाना बनेगा। इजराइल, जो खुद भारत का घनिष्ठ मित्र है, वो अब सीधे तौर पर तुर्की के विरोध में खड़ा हो गया है। यानी भारत, इजराइल और ग्रीस तीनों देश एक साथ तुर्की को अलग थलग कर रहे हैं। तुर्की को अब समझ आ गया है कि भारत के खिलाफ बोलना, पाकिस्तान का समर्थन करना और भारत को आंखें दिखाना अब उसके लिए भारी पड़ चुका है। यही नहीं, तुर्की के अर्थतंत्र पर भी भारत के दबाव का असर दिख रहा है। भारत ने हाल ही में तुर्की से कई आयात कम कर दिए हैं और भारतीय कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि वे तुर्की की फर्मों से कॉन्ट्रैक्ट न करें। इसका सीधा असर तुर्की की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, जो पहले से ही महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या तुर्की अब भारत के सामने घुटने टेकेगा? क्या भारत की ब्रह्मोस मिसाइल वाकई तुर्की के लिए वही साबित होगी जो 1971 में पाकिस्तान के लिए भारतीय नौसेना साबित हुई थी? दोस्तों, अब बात करते हैं डिफेंस से जुड़ी खबर की, और ये खबर सीधे भारत और रूस और पाकिस्तान से जुड़ी है। मामला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन बेहद अहम है। रूस ने पाकिस्तान को अपने RD-93MA जेट इंजन देने की मंजूरी दे दी है। यही इंजन पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स में लगाए जाएंगे, जो चीन और पाकिस्तान का संयुक्त युद्धक विमान प्रोजेक्ट है। भारत ने रूस से इस कदम पर गंभीर आपत्ति जताई है। दरअसल भारत और रूस दशकों पुराने रणनीतिक साझेदार रहे हैं। मिसाइलों से लेकर पनडुब्बियों तक दोनों देशों के बीच गहरा रक्षा सहयोग रहा है। लेकिन जब रूस पाकिस्तान जैसे देश को ऐसे इंजन देता है जो सीधे भारत की वायु सीमाओं के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। जानकारी के अनुसार रूस और पाकिस्तान के बीच यह सौदा लगभग $500 मिलियन का है। पहले फेज में रूस 50 इंजन सप्लाई करेगा, जिन्हें पाकिस्तान एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स कामरा में असेंबल किया जाएगा। यह इंजन पहले इस्तेमाल होने वाले RD-93 का एडवांस वर्जन है, जिसे रूस की कंपनी क्लीमोव ने अपग्रेड किया है। RD-93MA में थोड़ा बेहतर थ्रस्ट, बेहतर कूलिंग सिस्टम और नाइट ऑपरेशन के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स हैं। लेकिन फिर भी यह भारत के तेजस मार्क 1A या राफाल के स्तर का इंजन नहीं है। इसकी अधिकतम शक्ति लगभग 9300 किलोग्राम थ्रस्ट तक सीमित है, जबकि भारत के लड़ाकू विमानों में इससे कहीं ज्यादा ताकतवर इंजन लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि रूस ने ऐसा कदम क्यों उठाया? असल में यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर भारी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे हैं। अमेरिका और यूरोप से सप्लाई रुकने के बाद रूस को नई मार्केट्स की जरूरत है। चीन और पाकिस्तान उसके लिए एक आसान विकल्प है, क्योंकि दोनों देश पश्चिमी खेमे के खिलाफ खड़े हैं। यही वजह है कि रूस अब उस क्षेत्र में भी आर्थिक अवसर तलाश रहा है, जो पहले भारत के प्रभाव क्षेत्र में माना जाता था। हालांकि भारत सरकार ने इसे लेकर अपने राजनयिक चैनलों के जरिए रूस को चिंता जताई है, लेकिन रूस का तर्क साफ है कि यह सिर्फ एक तकनीकी व्यापारिक डील है
जिसका किसी तीसरे देश से कोई संबंध नहीं है। वहीं दूसरी ओर भारत अब अपने घरेलू प्रोजेक्ट्स पर और ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तेजस MK1A, तेजस MK2 AMCA और कावेरी इंजन प्रोजेक्ट जैसे कार्यक्रम भारत को अगले कुछ वर्षों में पूरी तरह आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जा रहे हैं। भारत की यह आत्मनिर्भरता ही रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि आने वाले समय में भारत किसी एक पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि यही बात कई देशों को असहज भी कर रही है। लेकिन यह भी सच है कि भारत और रूस के बीच दशकों पुराना रिश्ता इतनी आसानी से टूट नहीं सकता। भारत अब भी रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, न्यूक्लियर सबमरीन और स्पेयर पार्ट्स जैसी अहम सप्लाई ले रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या रूस का पाकिस्तान को इंजन देना भारत के लिए एक राजनयिक झटका है या फिर सिर्फ मजबूरी में उठाया गया आर्थिक कदम? क्या इससे भारत रूस संबंधों में दरार आएगी या दोनों देश इस मुद्दे को शांत तरीके से सुलझा लेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।